रिएक्ट की एक क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि रिएक्ट होती क्या है ना? और उसको कैसे इंस्टॉल करते हैं, मतलब उसके लिए क्या-क्या ऐसी चीजें हैं जो कि नीड होती है। ये विंडो लगा दो। तो उसके लिए क्या-क्या ऐसी नीड होती है, वो चीज़ देखी थी। जैसे कि हमने नोड.जेएस की नीड होती है, वो इंस्टॉल किया था। हालाँकि हम नोड.जेएस जावास्क्रिप्ट जब पढ़ते हैं तभी स्टार्टिंग में इंस्टॉल कर लेते हैं, नोड.जेएस इंस्टॉल करते हैं, है ना? और एनपीएम भी इंस्टॉल करते हैं जिससे हम नोड के पैकेजेस को मैनेज करते हैं। तो उनके वर्जन्स को अगर चेक करना हो तो कौन से कमांड चलाते हैं हम? नोड वी, मतलब नोड को, अगर नोड के वर्जन को देखना हो तो नोड वी, नोड डैश डैश वी। हाँ, नोड के वर्जन को देखना हो तो कौन सी कमांड चलाएँगे? आई नहीं, वी। हाँ, हाइफन वी। हाँ, वो हाइफ़न बोलते हैं या माइनस बोलो, वी मतलब कि उससे वर्ज़न डिफाइन हो रहा है ना। अब वो नोड का हो या एनपीएम का हो, दोनों के लिए कमांड तो सिमिलर है। बस नोड की जगह एनपीएम लिखना है और एनपीएम की जगह नोड, ठीक है? उसके बाद जब हमने रिएक्ट का फर्स्ट एप्लीकेशन क्रिएट किया था, तो मैंने आपको एक कमांड बताई थी, उसका नाम क्या है? क्या है कमांड वो? स्टार्ट। नहीं, वो तो रन करने की कमांड है। वो थोड़ा सही जा रहे हैं, पर बोलते-बोलते अंदर ही चले गए, बिल्कुल आवाज़ ही नहीं आ रहा। नहीं, मेरे को आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया, एक और बार बोलो ना। ये क्रिएट और फिर जो फाइल का नाम देना ये करण ने सही जवाब दिया है। npx create react app ये कमांड होती है जिसकी हेल्प से हम इनिशियली सबसे पहले क्या करते हैं, रिएक्ट को इंस्टॉल करते हैं, या ये कह सकते हैं कि रिएक्ट का एक बेसिक ऐप क्रिएट हो जाता है एक तरह से। फोल्डर बनाते हैं ना। हाँ, ये मैंने ना टेलीग्राम पे कमांड्स भी दी थी। npx create react app वो पीछे अपने एनपीएक्स और पीछे अपने प्रोजेक्ट का नाम लिख दो, जो भी प्रोजेक्ट आप क्रिएट करना चाहते हो। सपोज आप होटल मैनेजमेंट क्रिएट करना चाहते हो तो आप लिख दोगे एनपीएक्स क्रिएट रिएक्ट ऐप और होटल मैनेजमेंट, है ना? इस तरह से आप कर सकते हो। क्या आप फर्स्ट क्लास में भी नहीं थे उमेश? वेरी गुड, ठीक है। अभी हम आगे चलते हैं, क्योंकि वो आप फर्स्ट क्लास में जो पढ़ाया था वो आप रिकॉर्डिंग के बेस पे देख सकते हो, आपको मतलब पहले की क्लास मिल जाएगी। साथ ही साथ अभी ना ऐप को क्रिएट करना तो मैं सिखा ही दूंगी, लेकिन फर्स्ट क्लास आपको खुद से समझना होगी अब, क्योंकि वो क्लास आपने मिस की थी। मैं नहीं समझाऊंगी डबल। अब आज आप बोल दोगे फिर कल ये बोल देंगे कि डबल। देखो पढ़ो, नहीं आता समझ में तो बात मानिए, लेकिन आप एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो, क्योंकि उमेश मुझे एफर्ट्स दिख नहीं रहे। पता है मैंने जब जावास्क्रिप्ट इनिशियली स्टार्ट करी थी ना पढ़ाना, आपके एफर्ट्स साफ साफ दिख रहे थे मुझे। इवन मुझे लग रहा था कि आप सबसे अच्छा पढ़ोगे इस क्लास में, लेकिन आपने धीरे धीरे ना प्रैक्टिस छोड़ दी उमेश। खुद से तो सोचो, क्या छोड़ी या नहीं छोड़ी एग्जाम आ गई तो बाद कॉलेज बना, कॉलेज के लिए मैंने आपको पहले ही सारी कंडीशन बता रखी है। आप तो वही तो मैं बोल रही हूँ ना, आपकी भी तो कहीं ना कहीं गलती रही ना, कि मतलब आप प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो। आपने स्टार्टिंग लेवल पे बहुत अच्छे से की, अभी अभी आप धीरे धीरे क्या हो, जब प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मैंने पढ़ा ही नहीं कुछ। और अभी भी ऐसा मैं बोल रही हूँ कि अगर रिएक्ट अभी स्टार्ट हुई है, अभी कोई ज्यादा देर नहीं हुई है, सभी से बोल रही हूँ, तो आप लोग ना अभी फर्स्ट क्लास से ही रिएक्ट पे प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना। जैसे मैंने बोला है कि आज आपको एक ऐप क्रिएट करके आना है, मतलब आना है। अब वो सिर्फ 2 ही लाइन की कमांड्स लिख के ही क्यों ना आना है, लेकिन आना है। ये मत सोचना कि 2 लाइन तो है, कल लिख लेंगे, परसों लिख लेंगे। तो 2 लाइन 10 लाइन में कब कन्वर्ट हो जाती है, फिर पता ही नहीं चलता है ना? तो आप इस वन बाय वन कवर करके चलो। और अभी भी मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर आपको डाउट आता है तो आप पूछो, लेकिन आप ऐसा नहीं कह सकते कि पूरा का पूरा टॉपिक खुद ही बताऊँ मैं। ऐसा नहीं होगा। डाउट्स पूछो, पढ़ना है आपको, एफर्ट्स डालना है, क्योंकि आपकी गलती है सब। और हो सकता है इन केस अगर कोई रेयर सिचुएशंस होती है कि जिसमें बिल्कुल ऊपर से जा रहा है तो बात अलग होती है, लेकिन आप एफर्ट्स डालोगे तो वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम सामने देखते हैं। देखो देखो उमेश, क्या था हमने फर्स्ट क्या पढ़ा था, यहाँ पर हम रिएक्ट गए। नोट्स तो सबको दिख रहे हैं ना? यहाँ पर हम जब रिएक्ट में जाते थे, यहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट दिखती है जहाँ पर लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन टू रिएक्ट एंड जेएसएक्स, दिख रहा है ना? अब यहाँ पर मैंने एक टास्क भी दिया था। क्या टास्क दिया था घर पे सबको? पढ़ के आना था। हाँ, एक तो आपको बोला था मैंने कि एएसपी ए पढ़ के आना है, एएसपी ए पढ़ के आना है। और दूसरा आपको मैंने बोला था कि आप एक प्रोजेक्ट बना के आओगे बेसिक। तो किस किसने बनाया? हाँ हाँ, वही कमांड ही रन करके देखना था, लेकिन वो भी नहीं करी। ओके, अब आप लोग ना खुद से करोगे, ये जो आर्टिकल है इसको आप क्लिक करोगे तो आपको सारा वन बाय वन इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे कि कौन सा वाला क्या कैसे करना है। एक प्रोजेक्ट है इसमें, यहाँ सेटिंग ऑफ द इन्वायरमेंट में।
दिख रहा है? आपको नोट.js इंस्टॉल करने का बोला, वीएस कोड आपके इसमें ऑलरेडी है, तो ये दोनों आपको इंस्टॉल करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आपके इसमें ऑलरेडी है। ये रहा, यहाँ से फर्स्ट ऐप क्रिएट करने के इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। वन बाय वन कमांड रन करना है सभी को, और ऐप क्रिएट करते जाना है। ये दिख रहा है ना, npx create ऐप, ये सारी चीजें करनी है। अब मैं इसके आगे के ऊपर चलती हूँ, जैसे JSX भी हो गया आपके इसमें। नहीं हुआ? ओके, तो हम चलते हैं JSX पे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको फुल फॉर्म याद है JSX का क्या होता है? नहीं याद हो तो सामने दिख रहा है, जिसका नाम है जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल, है ना। जिस तरह से हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जैसे कि HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। उसी तरह से रिएक्ट के अंदर यूज होती है जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल, है ना। इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। ये याद रखना कि इसमें यहाँ पर HTML नहीं लिखी जाती है। रिएक्ट जो होती है उसके अंदर HTML का कोड नहीं लिखा जाता है, लेकिन HTML से मिलती जुलती एक लैंग्वेज है जिसका एक कोड हम यूज करते हैं, और उसको हम बोलते हैं जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल। ठीक है, ये नाम है सिर्फ एक्सएमएल, जो कि हम रिएक्ट में लिखेंगे। अब ये क्या है? ये बिल्कुल सिमिलर है, जैसे कि HTML लिखते हैं, वैसे ही हम एक्सएमएल लिखने वाले हैं। और ये भी कह सकते हैं कि जो जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल है, उसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं, मतलब कि लाइक हमने HTML यूज करी, ठीक है। HTML के अंदर हम इनलाइन CSS लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? HTML कोड है, उसके अंदर हम इनलाइन CSS लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। क्या हम HTML कोड के अंदर इनलाइन जावास्क्रिप्ट भी लगाते हैं, स्क्रिप्ट करके, एट्रीब्यूट करके? कभी नहीं। कभी लगाइए, नहीं लगाइए। हमने स्क्रिप्ट एट्रीब्यूट का यूज करके, स्क्रिप्ट एट्रीब्यूट का यूज करके क्या हमने कभी जावास्क्रिप्ट लगाई है इनलाइन? नहीं। नहीं लगाइए। लेकिन जो जावास्क्रिप्ट हम इनलाइन लगा सकते हैं, वो JSX में लगा सकते हैं। हम जैसे कि स्टाइल टैग का एट्रीब्यूट का यूज करके HTML के अंदर वो लगा देते हैं ना CSS, उसी तरह से यहाँ पर हमको ये फैसिलिटी मिली है कि हम लोग जावास्क्रिप्ट को डायरेक्टली लिख सकते हैं इसके अंदर, JSX के अंदर। मतलब HTML लाइक कोड दिखेगा, उसके अंदर आप जावास्क्रिप्ट भी लिख सकते हो, और वो कैसे लिखेंगे, क्या होगा, वो सब आप नीचे देखोगे। लाइक सपोज हम बात करते हैं JSX में, वो जावास्क्रिप्ट में क्या डिफरेंस है? क्या हटा दूं? मैं वही सोच रही हूँ, मेरे इसमें तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। अब देखो, पहले ना मतलब जैसे कि पहले जब JSX लिखी जाती थी, तब थोड़ा टफ तरीके से लिखी जाती, जैसे कि अगर हम चाहें तो अगर JSX का यूज ना करें, और डायरेक्ट हम लिखे इस तरह से, रिएक्ट, दिख रहा है, रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट, इस तरह से हम HTML को लिख सकते हैं। लाइक जैसे ये लिखा, रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट, फिर H1 टैग लगाया, और फिर इसकी वैल्यू दी। क्या ये इजी है HTML लिखना, या फिर ये वाला तरीका इजी है HTML लिखना? कौन सा ऊपर इजी है? वाला। ऊपर वाला इजी है। क्यों इजी है? क्योंकि हम HTML पढ़ता है तो हमको ये सिंटेक्स पता है कि क्या है ना। लेकिन ये जो है, ये है रिएक्ट में HTML लिखने का तरीका। हम अगर रिएक्ट के अंदर HTML लिखते हैं ना, तो हम डायरेक्टली ऐसे वो एंगल ब्रैकेट लगा के जो HTML लिखते हैं ना, ऐसे HTML नहीं लिख सकते। उसको लिखने का तरीका ये है, फिर रिएक्ट लिखेंगे डॉट क्रिएट एलिमेंट, और फिर H1 टैग लगाएंगे, फिर ये सब, फिर लिखेंगे रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट, P टैग लगाएंगे, फिर उसके अंदर वैल्यू, फिर div बनाना है तो फिर div लगाएंगे, फिर उसके अंदर वैल्यू। इस तरह से कितना कॉम्प्लिकेट हो जाता होगा ना कोड, है ना। उसको इजी वे में बना यूज करने के लिए हम एक्सएमएल कॉन्टेक्ट में लाए, कि एक्सएमएल को हम आसानी से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको इस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं कि इसमें कैसे क्या लिखा है, क्योंकि ये हमारे काम ही नहीं आएगा। ये ओल्ड वर्जन है कि हम इसे इस तरह से पहले करते थे, लेकिन बाद में JSX आई और ये हमारा काम इजी हो गया। हम डायरेक्ट HTML लाइक कोड लिख देते हैं, तो वो हमारा काम चल जाता है। ठीक है, अब आगे डिफरेंस क्या आएगा देखो। ठीक है, हम JSX क्यों यूज करना चाहिए इसमें देखो आप, यहाँ पर हाईलाइट कोड है, ये पढ़ो एक बार। कोड नहीं सुन लाइन्स। पढ़ लिया। सबने पढ़ लिया ना? ओके, क्या समझ में आया इसको?
देखो, हम इसमें इजी वे में एक तो यूआई कंपोनेंट्स लिख सकते हैं, मतलब आसानी से यूआई डिजाइन कर सकते हैं जेएसएक्स की हेल्प से, है ना। जेएसएक्स मतलब ये है, यही है ना, इसकी बात कर रही हूँ, ये जेएसएक्स ही है। अब आप बोल रहे हो तो एचटीएमएल है, जेएसएक्स कहाँ है ना। एचटीएमएल है, लेकिन अभी आपको नीचे पता चलेगा कि ये किस तरह से डिफरेंशिएट दिखेगी एचटीएमएल से, है ना। अभी तो एचटीएमएल जैसी ही दिख रही है, ये नीचे कोड में आपको बताऊंगा। उसके बाद बिगनर के लिए आसान है पढ़ना, एरर आसानी से हैंडल की जा सकती है उसमें, क्योंकि सोचो इस तरह से अगर लिखेंगे हम कोड और इसमें अगर कोई एरर आती है तो कितना मुश्किल होगा पकड़ना, है ना। उसके बाद हम बात करते हैं रीडेबल भी, ये कोड हम आसानी से देख के समझ जाते हैं, कोड मैनेज करना भी आसान होता है ना। अब जेएसएक्स के सिंटेक्स की बात करते हैं, है ना। सिंटेक्स में क्या क्या है, अभी तक क्लियर है जेएसएक्स क्या है, थोड़ा बहुत भी ये समझ। सोचो उमेश की कल की क्लास में नहीं आए थे तो ये नहीं पता, क्योंकि ये किसी को भी नहीं पढ़ा, ये न्यू टॉपिक ही चल रहा है जेएसएक्स, है ना। तो अभी आप यहाँ पर फोकस करो बाकी सारी पास्ट की चीजों को छोड़ के कि अभी तक क्या हुआ है। अब जेएसएक्स में अगर हम फर्स्ट और फिर सिंटेक्स के फर्स्ट रूल की बात करें, क्या है, रिटर्न वन पेरेंट एलिमेंट, है ना। अब ये देखो कैसे वन पेरेंट एलिमेंट, यहाँ पे आपको रिटर्न कीवर्ड दिख रहा है, इस रिटर्न कीवर्ड के अंदर यहाँ पेरेंथेसिस स्टार्ट है और यहाँ पेरेंथेसिस क्लोज है, इसके अंदर आपको टेक दिख रहे हैं, है ना। ये है जेएसएक्स, मतलब लिखेंगे पूरा एचटीएमएल ही, लेकिन वो रिटर्न कीवर्ड के अंदर आया समझ में, इसको हम जेएसएक्स बोल देंगे। ये क्लियर है, सभी को क्लियर है। शिवम, क्या समझ में नहीं आया। बस यही है जेएसएक्स का सिंटेक्स, बस इतना सा है, बीच में पूरी की पूरी जो अभी तक एचटीएमएल लिखी ना वही लिखना है, बस रिटर्न कीवर्ड के अंदर लिखना है, रिटर्न। हाँ, ये फाइल में एक बार रिटर्न कीवर्ड लिख दिया, इसके अंदर पूरी एचटीएमएल लिख दो। अब देखो, अब आप सोच रहे हो कि इसमें क्या हो गया ना, इसको लिखने के भी मतलब रूल से कुछ रूल्स देख रहे हैं। पहला रूल तो ये है कि ये हमेशा रिटर्न कीवर्ड के अंदर लिखाएगी, ठीक है। दूसरा रूल ये है कि हमेशा ये सिर्फ एक ही पेरेंट एलिमेंट रिटर्न करता है, मतलब कि रिटर्न कीवर्ड सिर्फ एक ही पेरेंट एलिमेंट को रिटर्न करेगा। अब जैसे कि यहाँ डिव है, डिव क्या यहाँ पे 5-6 डिव लिखे हमने, नहीं है, लेकिन हाँ मैं चाहूँ ना तो इस डिव के अंदर 5-6 डिव बना सकती हूँ, और उस डिव को ये रिटर्न कीवर्ड अंदर की डिव को नहीं देखेगा कि कितने डिव है उसके अंदर, ये सिर्फ एक ही डिव को रिटर्न करेगा। ये यहाँ स्टार्ट हुआ, यहाँ क्लोज हुआ, इसके अंदर जितने भी टैग लगा दो आप, 15 टैग लगा दो, 20 टैग लगा दो, 50 टैग लगा दो या 100 टैग लगा दो, सारे के सारे रिटर्न कर देगा। बस उसकी एक शर्त है, क्या शर्त है वो, सिर्फ एक डिव टिक के अंदर होना चाहिए, मतलब ये हजारों चाइल्ड हो और वो हजारों चाइल्ड क्या हो, एक पेरेंट एलिमेंट के अंदर रैप्ड होना चाहिए। आया समझ में सभी को, है ना। देखो, इस तरह से हम लिख सकते हैं ना, पर ये गलत है, ये जेएसएक्स इस तरह से नहीं लिखी जाती, समझ में आ रहा है इसमें क्या गलती है और ऊपर क्या सही है ना। आया, पेरेंट ड्यू में ऊपर रैप्ड किया हमने इसको पूरा, पर यहाँ नीचे कवर नहीं किया हुआ है, दिख रहा है ना। तो ये नहीं देगा, रिटर्न कीवर्ड का रूल है ये, कि उसको वो एक ही पेरेंट एलिमेंट को रिटर्न, मतलब एक ही टैग को रिटर्न करेगा। अब अगर आपने एक टैग लिख दिया H1 टैग, तो H1 टैग को रिटर्न कर देगा, लेकिन उसी के नीचे H2 टैग है तो उसको देखेगा भी नहीं वो। अगर हम चाहते हैं कि H1 को भी देखे, H2 को भी देखे, H3 को भी देखे, तो हमको उन तीनों H1 H2 H3 तीनों को एक डिव के अंदर लिखना होगा, एक डिव बनाओ उसके अंदर H1 H3 लिख दो, ठीक है। फर्स्ट रूल तो ये हो गया। सेकेंड रूल है, हाँ, सेकेंड रूल है, हम क्लास एट्रीब्यूट का यूज करते हैं, याद है आपको, टेक के अंदर क्लास एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। बस इंस्टेड ऑफ राइटिंग क्लास हमको लिखना होता है सिर्फ क्लास नेम, ये दिख रहा है यहाँ पे क्लास नेम, सिर्फ क्लास नेम लिखना है। क्लास लिखते थे उस वर्ड को बड़ा कर लिख दिया क्लास नेम, क्यों करा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑलरेडी क्लास कीवर्ड रिजर्व्ड है, इसलिए रिएक्ट ने अपना खुद का एक कीवर्ड बनाने के लिए क्लास को क्लास नेम बोल दिया। आया समझ में, इतना क्लियर है। उसके बाद यूज कैमल केस फॉर एट्रीब्यूट्स, कैमल केस मतलब होता है कि आपका फर्स्ट लेटर से कैपिटल सॉरी स्मॉल होगा, और बाद में जो सेकेंड वर्ड जुड़ रहा है वो कैपिटल हो जाए, जैसे कि ऑन क्लिक, ऑन क्लिक में ओ न स्मॉल है, लेकिन क्लिक में सी कैपिटल है, दिख रहा है। जैसे मान लो ऑन फोकस,
ओन फोकस में ओ एन स्मॉल होगा और एफ कैपिटल हो जाएगा, फिर पूरा फोकस होगा। मतलब कि ए से दो वर्ड्स जिनका सेपरेट करने पर भी मीनिंग निकलता हो, उनको जोड़ने के लिए अगर हम उनको हम जोड़ रहे हैं तो बीच में जो वर्ड होगा जुड़ा हुआ वो कैपिटल हो जाएगा। सपोज की प्रेस, की प्रेस इवेंट में की स्मॉल होगा, पूरा के ई वाई स्मॉल होगा और पी कैपिटल हो जाएगा। आया समझ में? समझ में आ रहा है सभी को? पायल ठीक है। दीदी, हाँ। फर्स्ट लेटर कभी कैपिटल नहीं रखेंगे, लाइक की प्रेस में की कभी कैपिटल नहीं होगा। हाँ, की कैपिटल भी नहीं होगा, ई वाई की, के ई वाई, ये तीनों स्मॉल लिखना है, और बाद में जो पी लिखेंगे हम वो कैपिटल हो जाएगा। ओके, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट है यूज वो भी कैमल के। जरूरी होता है या नहीं? हाँ, वो भी जरूरी होता है, लाइक प्रेस के लिए पी कैपिटल ही रखना है तो वो कंपलसरी होता है। हाँ, कंपलसरी है कि हमको कैमल केस लेटर यूज करना होता है इसके अंदर। ठीक है, क्या हो गया? आप लोग अगर आपस में खुसर फुसर करोगे या बातें करोगे तो नहीं पढ़ पाओगे आप लोग। आप मुझसे पूछोगे डाउट हो तो। क्या हुआ, क्या डाउट है उमेश? तो कुछ और डिस्कशन चल रहा है? बढ़िया। अब देखो कैमल केस वाला रूल तो समझ में आ गया। तो तीन रूल्स बताए इसके, कौन कौन से तीन रूल्स बताए मैंने? ये एक ही पेरेंट एलिमेंट को रिटर्न करता है, इसलिए हमेशा इसको रिटर्न कीवर्ड के अंदर एक ड्यू तो बनाना ही बनाना है, उसके अंदर सारी चीजें कवर कर दो। उसके बाद फिर क्लास की जगह क्या यूज करना होगा? क्लास नेम। थोड़ा ऐसा बोलो कि आवाज तो आए मुझे। ठीक है। थर्ड है केमल केस, केमल केस यूज करना है एट्रीब्यूट्स के लिए। ठीक है। अब यहाँ पर केमल केस भी मतलब समझ में आ गया है। अब अब देखते हैं कि हम के से जेएसएक्स को लिखेंगे उसके अंदर। ठीक है, अभी तक तो आपको रिटर्न कीवर्ड तक समझ में आया है, लेकिन किस तरह से जेएसएक्स के अंदर हम जावास्क्रिप्ट को ऐड करने वाले हैं। ठीक है, ये देखते हैं। देखो, यहाँ पर आपको एक चीज दिख रही होगी, रिटर्न कीवर्ड दिख रहा है, और इसके अंदर यहाँ पर डायरेक्टली H1 रिटर्न कर रखा दिख रहा है। आपको यहाँ पर कोई क्वेश्चन आ रहा है कि मैम यहाँ पर तो सिर्फ H1 टैग लिख दिया, डिव तो लिखा ही नहीं। ब्रैकेट नहीं लगाते हम, एक टैग के अंदर तो नहीं लगाएंगे, वो समझ जाता है कि इस लाइन में लिखा हुआ सारी चीज को रिटर्न करना है। लेकिन अगर दो टैग लगा दिए तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। हाँ, हाँ, कर्ली ब्रेसेस को छोड़ दो, लेकिन मैंने जो हाईलाइट किया वो टैग में स्टार्टिंग और एंडिंग दिख रही है। तो किसी को ये डाउट तो नहीं हो रहा है ना कि वहां डिव क्यों नहीं लिखा है, H1 ही क्यों लिखा है? क्योंकि वो एक ही टैग है, अगर हमको तीन चार चीजों को एक साथ क्रिएट करना है तो हम div लगाएंगे, क्योंकि div ब्लॉक ऑफ कोड होता है। आया समझ में? आवाज नहीं आ रही क्या आप लोगों को? ओके, उन्होंने सही बोला। देखो, अगर मल्टीपल टैग यूज कर रहे हैं, सपोज यहाँ पर H1, H5, H6 सभी यूज कर लिया हमने, है ना, एक के बाद एक के बाद एक लिख दिया, तो वो रिटर्न नहीं करेगा, सिर्फ फर्स्ट रिटर्न करेगा, वो फिर बंद हो जाएगा और। ठीक है। अब आप चाहते हैं कि सारे रिटर्न करें, तो क्या करोगे उस केस में? आप मत बताना, उमेश और शिवम बताएंगे। कहाँ पर? कहीं के रिटर्न के पहले, रिटर्न के बाद? हाँ, रिटर्न के अंदर हमको एक डी बनाना होगा, उसके अंदर चारों सारे टैग लिख देंगे। ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट याद करते हैं किस तरह से हम जेएसएक्स के अंदर जावास्क्रिप्ट लिखेंगे। आपको दिख रहा है कर्ली ब्रेसेस ये लगे हुए हैं? बस ये है, इस कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट और इस कर्ली ब्रेसेस के एंड के अंदर आप सब कुछ लिख सकते हो। इवन आप यहाँ पर लूप्स भी लगा सकते हो। अब वो कैसे लगाएंगे वो भी मैं बताती हूँ, वेरिएबल्स लूप्स वगैरह सब लगा देंगे। इसके अंदर सॉरी फोर लूप नहीं लगता, बाकी सारी चीज लगा सकते हो। क्या फंक्शंस वेरिएबल्स बना सकते हो क्या? रिटर्न के ऊपर लिख सकते हैं, लेकिन जेएसएक्स के अंदर कैसे लिख सकते हैं? रिटर्न के अंदर लिखी हुई चीजें ये जेएसएक्स कहलाती है, तो इसके अंदर कैसे लिख सकते हैं? जैसे यहाँ पर हमने जावास्क्रिप्ट में क्या करा, एक वेरिएबल बना लिया जिसका नाम दे दिया हमने नेम, है ना। अब इस नेम का यूज करना हमको अंदर एचटीएमएल के अंदर, सॉरी एचटीएमएल नहीं, जेएसएक्स के अंदर। तो हम क्या करेंगे, कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे और नेम लिख देंगे। आपको याद है हम पहले नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में अगर वेरिएबल की वैल्यू को एक्सेस करना है स्ट्रिंग फॉर्मेट में, हम क्या करते थे? कंसोल भी कर सकते थे, और साथ में ना वो करते थे, क्या बोलते हैं, टेबुलर लिटरल का यूज करते थे, बैकटिक लगाते थे, डॉलर साइन लगाते थे, फिर कर्ली ब्रेसेस लगाते थे, उसके अंदर वेरिएबल का नाम लिखते थे। तो यहाँ पर डायरेक्ट काम हो गया, सिर्फ कर्ली ब्रेसेस लगाया और नाम लिख दिया। याद आ रहा है? सभी को याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा हो तो प्रैक्टिस करोगे तो पता चल जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें
बस इसमें यही बताया हुआ है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, वेरिएबल्स भी लिख सकते हैं, यहाँ पर फंक्शंस भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे सिर्फ हमने वेरिएबल का नाम लिखा ना, नेम, इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, पूरा का पूरा फंक्शंस भी पास कर सकते हैं, है ना? चाहे वो वेरी एक्सप्रेशन वाला हो, चाहे वो डिक्लेरेशन हो, सब पास कर सकते हैं। बट हम क्या नहीं लिख सकते उसके लिए, उसके अंदर if else कंडीशंस नहीं लगा सकते, फॉर लूप नहीं लगा सकते, है ना? इस तरह से यहाँ पर चीजें तो कुछ कर सकते हैं, कुछ नहीं, वो सारी चीजें लिखी हुई है। आप HTML और JSX के बीच में कॉमन सा शॉर्ट सा डिफरेंस, एक क्विक ओवरव्यू देख सकते हैं यहाँ से अगर। क्या? पायल दीदी, अब एक दिख रहा है चीज। सही? हाँ हाँ। पायल दीदी, एक, हाँ, ये क्लोज टैग ही मैं पूछ रही थी कि इसमें ऑप्शनल होता है बट इसमें रिक्वायर होता है, तो क्या हम इमेज नहीं लगा सकते? क्या मतलब? क्लोज टैग पे लिखा है कि HTML में तो ऑप्शनल होता है बट इसमें ना रिक्वायर्ड है, तो फिर हाँ, अब इमेज कैसे लगेगी? देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हाँ, क्या हुआ, मैं बोलूँ? इमेज टेक, वो क्लोज टेक का बस इतना बोल रही है कि इमेज टेक में हम जो वो लगाते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको, बैक स्लैश, बैक स्लैश लगाते हैं, वो हमें HTML के अंदर लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन रेट के अंदर हमको JSX लिख रहे हैं तो हमको लगाना ही पड़ेगा क्लोज टेक। क्लोजिंग टेक में समझ में आया क्या? अब आप ये सोच रहे होंगे अच्छा, कि, हाँ हाँ, ओके। है ना, लगा HTML में से है कि लगाओ तो ठीक है, ना लगाओ तो भी ठीक है, लेकिन JSX के अंदर लगाना होगा। कमेंट्स का सिंटेक्स भी अलग ही, इस तरह से अगर HTML में कमेंट करते हो इस तरह से दिखेगी, लेकिन JSX की कमेंट इस तरह से दिखेगी। सबको समझ में आ गया ना? ये चीज क्या है? ये फंक्शन कॉलिंग है, जो कि हम HTML के अंदर ऑन क्लिक एट्रीब्यूट लगा के फंक्शन कॉलिंग करते हैं ना, ये चीज JSX में इस तरह से होगी। देख लो दोनों का डिफरेंस। इसमें डबल इन्वर्टेड कोमा है, तो इसमें हम क्या यूज करें, डायरेक्टली करली ब्रेसेस। आया समझ में? आगे बढ़ते हैं। अब देखो, हमारा JSX तो कंप्लीट हो चुका है ना। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्टॉलेशन वगैरह देख लिया, और उसके बाद में देखा कि रिएक्ट एक्चुअल में है क्या। रिएक्ट क्या है? जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, जो कि फ्रंट एंड बनाने में इजीली यूज की जाती है। इससे हम सिंगल पेज एप्लीकेशंस बनाते हैं। और मुझे पता है कि आप लोग पढ़ के नहीं आए हो, लेकिन आज मैं फिर से असाइनमेंट दे रही हूँ कि आपको पढ़ के आना है घर से, सिंगल पेज एप्लीकेशंस होती क्या है। उसके बाद हमने यहाँ पर JSX देख लिया अभी आज की क्लास में। अब हम आगे देखने वाले हैं कंपोनेंट्स के बारे में। ठीक है, तो अब इस चीज को, इस टॉपिक को मैं यही ओवर कर रही हूँ, अब कंपोनेंट स्टार्ट